हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सा एसिड्स डिस्कस किए थे। ठीक है, ऑक्सा एसिड्स और हेलोजेंस को छोड़ के मैंने सारे ऑक्सा एसिड्स आपको डिस्कस करवाए थे और उसमें मेन मुद्दा जो मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट का रहता है। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, देखो आज हम देखने वाले हैं ऑक्सा एसिड ग्रुप 17 का। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऑक्सा एसिड्स का क्या केस होता है, कैसे उनको डिफाइन किया जाता है, वो सारा देखने वाले हैं। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्साइड्स, हैलाइड्स वगैरह देखेंगे और कार्बाइड्स के हाइड्रोलाइसिस देखेंगे। आज का अपना जो मेन मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सा एसिड्स की बात करी थी। ठीक है, लेकिन मैंने वहां पर आपसे कहा था कि हेलोजन के एसिड्स हमने यूज नहीं करने। हेलोजन के एसिड्स की जो पैटर्न है, जो हेलोजन एसिड का कॉन्सेप्ट है, वो आखिर है कैसा, उसको समझते हैं। देखो, हेलोजन के केस में क्या है कि जब सेंट्रल मेटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है, जब सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है, केस ऑफ हेलोजन के केस में। ठीक है, हेलोजेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हेलोजन के केस में जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, सेंट्रल एटम हेलोजन, ठीक है, हेलोजन की बात हो रही है, तो यहां पर पहले ही लग जाता है पर, सेंट्रल एटम का नाम एक एसिड। ठीक है, यहां पे सेंट्रल में ही नाम लग जाता है। बात समझ में आ रही है? पर एक एसिड, जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं HClO4। ठीक है, तो यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। और क्या ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है? यस, ऑफ कोर्स ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, फिर उसके बाद HClO4 हो गई, उसके बाद हेलोजन लो, HbRO4 हो गया, ठीक है, HiO4 हो गया। ठीक है, तो ये सब इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ब्रोमिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, जो यहां पर HiO4 लिखा था हमने, इसका नाम क्या हो जाएगा, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, पर आयोडिक एसिड। बात समझ में आ रही है कि हेलोजन के केस में जब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो पहले ही पर लग जाता है। पर ऑक्सी नहीं लिख रहे हम, पर लिख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दूं, इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम होगी, वही पहले वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 2 से कम होगी तो क्या हो जाएगा कि सेंट्रल एटम, ठीक है, की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। तो यहां पर देखो नाम क्या आएगा, यहां पर नाम आएगा सेंट्रल एटम का नाम, देन एक एसिड। ठीक है, एक्चुअली रीजन क्या है कि हेलोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा है, +7 तक चली जाती है। ठीक है, जैसे बोरोन की +3 में जाती थी, कार्बन की +4 में, ठीक है, नाइट्रोजन की +5 में, ऑक्सीजन ग्रुप की, सल्फर की बात करें तो +6 में चली जाती थी, लेकिन हेलोजन की जाती है +7 में, जो कि बहुत ज्यादा होती है। तो स्टार्टिंग हम एक स्टेप पहले से ही कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, देखिए,
तो पहला एग्जांपल ले लीजिए आप, वही HClO3, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या होगी इसकी, +5, ठीक है, -6 + 1 + 5। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। वहीं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप HbRO3। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमिक एसिड। फिर वहीं तीसरे का नाम लीजिए HiO3। HiO3 इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडिक एसिड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए सब में सेम है, इसकी भी +5 है, इसकी भी +5 है, इसकी भी +5 है, यानी कि मैक्सिमम से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वही सेम पैटर्न चलेगा। इसमें से फिर से हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फिर से ऑक्सीजन निकालें, फिर से ऑक्सीजन निकालते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। फिर से अगर मैं ऑक्सीजन निकालूं तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हो जाएगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4, ठीक है। 4 कम आ रही होगी तो 7 में से 4 गए, कितने बचे, +3, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जब होंगे तो अब नाम क्या लिखा जाएगा, तब नाम क्या लिखा जाएगा, देखिए तब नाम लिखा जाएगा अस एसिड। क्या लिखा जाएगा, अस एसिड, ठीक है। तो जैसे ही पहले की बात करते हैं तो पहला वही HClO2, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो क्या आएगी, +3। नाम क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड, ठीक है। सेकंड की बात करें HbRO2, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +3, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमस एसिड। हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता तो लेना नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करते वो नहीं होते, वो पूछेगा भी नहीं, ठीक है, वो एग्जांपल देगा भी नहीं, ऑप्शन में भी नहीं देगा, ठीक है। बट आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि नाम किस तरीके से रखे गए हैं, ठीक है। आयोडस एसिड भी कभी नहीं सुना होगा क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो नाम आपने नहीं सुने वो नहीं होते, ठीक है। फिर अगर इसमें से भी ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, इसमें से भी अगर ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो सेंट्रल एटम क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -6, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -6। नाम क्या लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम का नाम, ठीक है, अस एसिड, लेकिन प्रीफिक्स में क्या लगाया जाएगा, प्रीफिक्स में लगाया जाएगा हाइपो। क्या लगाया जाएगा, हाइपो। चलिए नाम क्या लिखा जाएगा यहां पर, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर HClO। HClO में ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या है, HClO में ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +1 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम हो गया, हाइपोक्लोरस एसिड। बात समझ में आई, ठीक है। उसी तरीके से और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। HbRO, हाइपोब्रोमा, जब यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये कैसे करेगा, ठीक है, और ये भी नहीं करेगा, ठीक है। पैटर्न अगर एग्जिस्ट करता तो नाम रखा जाता, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारा खेल, ठीक है। तो ये हो गया हेलोजेंस का केस। इसमें भी सेम पायरो और मेटा वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलेगा। अगर मैं पायरो की बात करूं, पायरो की बात करूं तो वही सेम केस है, आपको 2 एसिड लेने हैं,
ठीक है, 2 एसिड लेने हैं और उनमें से क्या निकालना है, H2O निकालना है। तो जो भी एसिड बन के आ रहा है वो क्या होगा, पायरो एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल HClO4 है, ठीक है, HClO3 लेते हैं, HClO3 है, HClO3 है, इसमें से जब आप H2O निकालोगे, जब इसमें से आप H2O निकालोगे क्या बनेगा, देखो ClO5, ठीक है, ClO5 ये बन रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एसिड हो गया, गलत, ये क्या है, एनहाइड्राइड, ये क्या है, एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिड तो है ही नहीं ना, H+ ही नहीं है देने के लिए, कैसा एसिड होगा, ठीक है। तो ये इट इज नॉट एन एसिड, इट इज एन एनहाइड्राइड। फिर अगर मैं HClO4 लूं, ठीक है, तो हेलोजन के केस में आप देखोगे तो सब में एक ही H है। तो जब आप इसका पायरो बनाने की कोशिश करोगे तो पायरो एसिड बन ही नहीं पाएगा। कॉन्सेप्ट तो चल रहा है लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा, तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, एसिड नहीं बनते, क्या बनते हैं, एनहाइड्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं, एनहाइड्राइड बनते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो हेलोजन का कॉन्सेप्ट भी सेम ही था, कुछ अलग चीज नहीं थी, ठीक है। चलिए, चलो एनहाइड्राइड की बात ही कर रहे हैं, पानी वानी की बात ही कर रहे हैं, तो अगला टॉपिक अपन ले लेते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस वाला टॉपिक ले लेते हैं अपन। ये डायरेक्ट आपसे इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस के तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलाइसिस। देखो हाइड्रोलाइसिस की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि H2O के साथ रिएक्शन करवानी है हमें, ठीक है। अब H2O के साथ जब हमें रिएक्शन करवानी है तो कोई भी एक ग्रुप है मान लीजिए और उसके साथ एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब इस A के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। जैसे ही इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्या होगा कि ये A के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, ठीक है। जब A के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे तो साथ ही में क्या होगा कि ये जो लिविंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो इसका अटैक होगा और यहां से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा अभी, ठीक है। पहले एक फॉर्मेट को समझ लो, ये हो गया। अब यहां पर कंडीशन क्या होगी कि A से लिविंग ग्रुप तो निकल चुका है इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, और इसके साथ कौन जुड़ चुका है, ऑक्सीजन के लोन पेयर आ चुके हैं, यहाँ हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ हाइड्रोजन आ चुका है और इस पे प्लस चार्ज आ चुका है। ये सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या होना चाहेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, वो किसके इलेक्ट्रॉन लेगा, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल देगा, और ये H+ के फॉर्म में किसके पास जाएगा, इस माइनस चार्ज के पास, ठीक है। तो यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, AOH और H लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसको, इसी पैटर्न को, इसी क्वेश्चन को आप एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया हाइड्रोलाइसिस आपको करना है, और हाइड्रोलाइसिस आपको करना है BCl3 का, तो BCl3 को मैं स्ट्रक्चर ओपन करके ही लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि यार यहाँ पर बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेंगे। जैसे ही ये अटैक करेंगे यहाँ से क्या निकल के बाहर चला जाएगा, एक Cl- बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा कि यहाँ से ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये प्लस चार्ज, ठीक है। स्टीरियो वगैरह की बातें नहीं कर रहे, स्टीरियो अपने तरह डीपली जो कॉन्सेप्ट है वो अपना ऑर्गेनिक में काम आएगा।
अपने को यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से Cl माइनस हो चुका है, यहाँ पर ये चीज बन चुकी है, और यहाँ से क्या बाहर निकल चुका है, Cl माइनस बाहर निकल चुका है। फिर क्या होगा, फिर ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये H प्लस इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, BCl ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ पर HCl, ठीक है। अब देखो अभी वापस से यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो यानी कि ये जो दोनों क्लोरीन है ये भी OH से रिप्लेस हो जाते हैं, और आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है, ये OH, ये OH, ये OH, और साथ में 3 मोल HCl निकलते हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। भाई अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, फिर से H2O अटैक करेगा, H2O अटैक करके जैसे ये वाला क्लोरीन रिप्लेस हुआ था, ये क्लोरीन रिप्लेस होगा और HCl निकलेगा, ये क्लोरीन रिप्लेस होगा, HCl निकलेगा। तो टोटल कितने मोल HCl निकलेंगे, 3 मोल, ठीक है। मैंने यहाँ टोटल लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 2 HCl, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने आपको AlCl3 दे दिया, अगर मैंने आपको PCl3 दे दिया, अगर मैंने आपको PCl5 दे दिया, अगर मैंने आपको NH3 दे दिया, अगर मैंने आपको NF3 दे दिया, ठीक है, अगर ये दे दिए, इनका हाइड्रोलाइसिस अगर करना है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, देन इसके आंसर लिखो, ठीक है। चलिए आंसर लिखें, वीडियो पॉज कर ले और फिर आंसर लिखें। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले का आंसर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड 3HCl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे क्या होगा, H3PO3 और साथ में 3 HCl। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर मैकेनिज्म से फॉलो करो, मैकेनिज्म से जब आप करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा POCl3, ठीक है, और HCl 2 HCl, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है किसी के पास। यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर हाइड्रोलाइसिस, नो वैकेंट ऑर्बिटल। और यहाँ पर भी क्या है, नो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल। इन केस में कोई वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर अपन हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल और लिखो, NCl3 का क्या एग्जांपल, क्या आंसर होगा बताओ, NCl3 का क्या होगा, सोचो। कितनों ने ये कर दिया है, NaOH होल थ्राइस प्लस 3 HCl, कितनों ने ये कर दिया है, बिल्कुल सही नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पे अटैक करवाए, तभी तो नाइट्रोजन के पास OH जाएगा, अगर आपने मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से समझा हो तो। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो फिर नाइट्रोजन के पास H2O कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो H2O है वो एक्चुअली किसके पास जाएगा, वो जाएगा क्लोरीन के पास। समझो, देखो मैकेनिज्म समझो, यही तो चीजें समझने वाली होती है। फिर क्या होगा कि इसको एक्सेप्शन के नाम पे लिखवा दिया जाएगा, जैसे इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे लिखवा के कि यार इसका आंसर तो है NH3 एंड
HOCl 3 मोल। इसको डायरेक्ट आपको एक्सेप्शन के नाम पे लिखवा दिया जाएगा, बट एक्सेप्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आप देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? क्लोरीन के पास 3d अवेलेबल है, ठीक है, इसके पास आराम से 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो हाइड्रोलाइसिस तो होगा, लेकिन करना आना चाहिए। ठीक है, कहां जाएंगे ये लोन पेयर? इसके पास। तो यानी कि OH किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के साथ। तो यानी कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा फिर, ठीक है, और इस पे माइनस चार्ज आएगा तो वो कौन लेके जाएगा? हाइड्रोजन लेके जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? N, देखो Cl, ये लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये क्लोरीन पर O का H2O का अटैक, ये सिचुएशन बन रही है। जब ऑक्सीजन पे अटैक करवा रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो कि ये न्यूट्रल होने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से, और ये H+ किसके पास जाएगा? इसके पास। देन यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, ये क्लोरीन और ये लोन पेयर। ठीक है, और यहां से क्या बन गया? ClOH, HClO। ठीक है, इसको तरीके से लिखें तो हम HClO भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर अभी आपने एक क्लोरीन रिप्लेस किया। अब ऐसा थोड़ी है कि पानी तो अनलिमिटेड अवेलेबल है, पानी तो अनलिमिटेड अवेलेबल है, सॉल्वेंट है वो, तो फिर से अटैक हो जाएगा H2O का, इस क्लोरीन पे अटैक हो जाएगा, फिर इस क्लोरीन पे अटैक हो जाएगा। तो लास्ट में आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको तीनों क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से रिप्लेस मिलेंगे एंड साथ में 3 HClO मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको एक मेजर कंडीशन ध्यान रखनी है फॉर हाइड्रोलाइसिस की वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। दिस इज द मेजर कंडीशन, ठीक है, फॉर हाइड्रोलाइसिस। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, ये हो गया हाइड्रोलाइसिस का पार्ट। अब कुछ हाइड्रोलाइसिस अपन करते हैं ऑक्साइड्स की। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्साइड्स। तो अगला है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्साइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं SO3, एग्जांपल SO2, मतलब हाइड्रोलाइसिस करना है आपको। ठीक है, P2O3, फिर P2O5, ठीक है, फिर N2O3, N2O5, ये अगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? सोचिए। और ले लेते हैं P4O6, फिर ले लेते हैं P4O10। जब ये हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो देखो, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। ये सारे इतने एग्जाम्पल हैं, आपको सिर्फ क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जैसे यहाँ पे कौन है? सल्फर, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +6 वाला ही आपको एसिड बना देना। +6 का ऑक्सी एसिड कौन सा होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बाकियों की बात करूं, यहां पर देखो, यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो यहां पर क्या आ जाएगा? H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, +4 में कौन सा ऑक्सी एसिड होता है? सल्फ्यूरस एसिड होता है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3,
तो कौन सा ऑक्सा एसिड आएगा? H3PO3। कौन सा एसिड है ये? फॉस्फोरस एसिड। कौन सा एसिड है? फॉस्फोरस एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। ये कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। तो यहां पर क्या आ जाएगा? H3PO4। कौन सा एसिड है ये? फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड। यहां पर +3 है तो क्या हो जाएगा? HNO2। ठीक है, नाइट्रस एसिड। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है वो अगर आपका क्लियर है तो ऑक्सा एसिड टिप पे है और इसकी रिएक्शन पी ब्लॉक की मेजरली रिएक्शन आप टिप पे कर दोगे अगर वो फर्स्ट लेक्चर आपका देखा हुआ है तो। यहाँ पे देखो +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बनाओगे? नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर P4O6। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ यहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है आपके हिसाब से? +3 भाई 12 को 4 पार्ट्स में करोगे तो 3। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? H3PO3 क्या है ये? फॉस्फोरस एसिड। यहां पर P4O10 20 +5। ठीक है, तो क्या बनेगा? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। सब चुटकियों में होंगे, बस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए और फर्स्ट लेक्चर आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पहला अगर आपका ऑक्सा एसिड्स किस तरीके से होते हैं उनका नेमिंग है वो अच्छे से याद है आपको तो कहीं से कहीं तक कोई हाइड्रोलाइसिस में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, तो नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस अब करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड का। जब कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अपन मैग्नीशियम कार्बाइड का। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम एल्यूमिनियम कार्बाइड का। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं हम बेरिलियम कार्बाइड का। तो इनका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये एक्चुअली कार्बाइड्स में इससे पहले किसी चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं। आई थिंक रेडॉक्स चैप्टर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, रेडॉक्स चैप्टर में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तब मैं वहां डिस्कस कर चुका हूँ। देखो सारी चीजें मैं जहाँ एक्चुअली है ना जो इम्पोर्टेंट जो दिक्कत करने वाली चीजें हैं वो सारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने सब टॉपिक कहाँ पढ़ाया हुआ है? रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो रेडॉक्स चैप्टर में बाकायदा मैंने ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर भी मैं बताता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड है। यहाँ पर कैल्शियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो कैल्शियम पे +2 है तो कार्बन पे भी -2 होगी। ठीक है, 2 कार्बन पे -2 होगी तभी तो ये ओवरऑल न्यूट्रल होगा। कैल्शियम पे तो +2 पॉसिबल है। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस करना है तो यानी कि H2O तोड़ना है, तो इसके पास क्या जाएगा? OH- जाएगा और इसके पास क्या जाएगा? H जाएगा। 2 माइनस है तो 2 H जाएंगे, इस पास 2 है तो 2 H- जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड H2C2 बनेगा, यानी कि एसिटाइलिन ग्रुप बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक काम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए। सेकेंड एग्जांपल देखिए। सेकेंड एग्जांपल है
Mg2C3। इसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, मैग्नीशियम पे कितना आएगा, +2 चार्ज। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा, +2। ठीक है, तो यहां पर 3C कार्बाइड यानी कि C3 पर कितना चार्ज आएगा, -2। ठीक है, इसी तरीके से होगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे +2, तो यानी कि यहाँ पर आएगा -4, तभी तो न्यूट्रल होगा। C3 यहाँ -4 आएगा। ठीक है, तभी न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि यहाँ पर आएगा आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 2, और यहाँ पर क्या आएगा, C3H4। तो C3H4 का मतलब क्या है, C3H4 का मतलब है ये। ठीक है, प्रोपाइन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोपाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। IUPAC नेम आता ही होगा आपको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एथाइन या एसिटाइलिन। ठीक है, यहां पर देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। एल्यूमिनियम +4 में यहां पर क्या बनेगा, बताइए। यहां पर अगर हम बात करें, देखो हमारे पास है एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो यानी कि एल्यूमिनियम पे तो जाता है +3 चार्ज, 4 एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर क्या होगा, C3-4, नहीं, यहाँ पर जाएगा 3C-4। ठीक है, तभी ये न्यूट्रल होगा। देखो यहाँ पर भी टोटल चार्ज हो गया +12, और यहाँ पर भी चार्ज हो गया टोटल +12, सॉरी -12, तभी ये न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर C3-4 लिखते तो न्यूट्रलाइज नहीं होता ना, सिर्फ -4 चार्ज, और यहाँ पे कितना है, टोटल +12 है, तो यहाँ -12 बनाने के लिए यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली चार्ज न्यूट्रल होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होल थ्राइस 3, और यहाँ पर देखो क्या है, 3CH4 आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। फिर बेरिलियम कार्बाइड में देखो क्या होगा, बेरिलियम पे कितना चार्ज, +2, टोटल चार्ज कितना है, +4। तो यानी कि यहाँ पर कार्बन पे क्या करना पड़ेगा आपको, +4 है तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, -4, तभी न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में -4 है तो मीथेन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस का तरीका। बात समझ में आई? तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका, कार्बाइड्स का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइड्स। ठीक है, नाइट्राइड्स। ठीक है, एक तो लिथियम नाइट्राइड है और एक मैग्नीशियम नाइट्राइड है एग्जाम्पल में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, लिथियम पे कौन सा चार्ज, लिथियम पे +1 चार्ज है। फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो यहाँ पर 3, और मैग्नीशियम पे यहाँ पे 2 चार्ज। ठीक है, चलिए हाइड्रोलाइसिस करना है, H2O क्या होगा प्रोडक्ट, बताइए क्या होना चाहिए प्रोडक्ट। तो लिथियम नाइट्राइड का एग्जांपल लेते हैं। तो लिथियम नाइट्राइड, इसको जब आयनाइज करोगे तो लिथियम +N-3, तो जब H2O को तोड़ोगे तो OH- और H+, ठीक है, प्लस चार्ज किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और माइनस चार्ज प्लस के पास। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड
प्लस NH3, ठीक है, और यहाँ पर 3 मोल रहेगा तो बैलेंस हो गए, ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन अगर किसी H2 से निकल रहे हैं तो 3 ही OH माइनस निकलेंगे, बैलेंस्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम, इसके मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या होगा, +2 में और -3 में, ठीक है। तो यानी कि इसके पास क्या आएगा, OH माइनस, और इसके पास क्या जाएगा, H। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कितने, 3, और यहाँ पर क्या बनेगा साथ में, NH3, कितने, 2, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस, ये हो गया नाइट्रेट्स की बात, ठीक है। एक और है, एक है फॉस्फाइड्स। क्या है, फॉस्फाइड्स। फॉस्फाइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम फॉस्फाइड ले लेते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फाइड ये, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो मुझे बताओ जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या आंसर होगा। तो पहले इसको वही तोड़ना पड़ेगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। इसको तोड़ोगे तो कैसे आयनाइज करोगे, कैल्शियम +2 और P-3, ठीक है। तो कैल्शियम के पास तो क्या जाएगा, OH माइनस, और इसके पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। H2O का माइनस पार्ट पॉजिटिव पार्ट के पास जाएगा और प्लस पार्ट नेगेटिव पार्ट के पास जाएगा, PH3, ठीक है। ये बन गया फॉस्फीन, ठीक है। क्या हो गई ये, फॉस्फीन, ठीक है। जहरीली होती है और बहुत गंदी स्मेल होती है फॉस्फीन की, पंजेंट स्मेल। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये आपका हाइड्रोलाइसिस टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे खत्म होता है आपका। नोट्स की PDF चाहिए, लेक्चर वाइज CRE चाहिए, या फिर आपको असाइनमेंट वगैरह चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप विजिट करिए और ये सब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।